हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के CC7 यानी चीन जापान के इतिहास से एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आज का प्रश्न रहेगा बॉक्सर विद्रोह के कारण, प्रारंभ, दमन और परिणामों का वर्णन करें। यानी जो बॉक्सर युद्ध हुआ था उनका क्या कारण था, प्रारंभ कैसे हुआ, उनका दमन कैसे हुआ और लास्ट में इस बक्सर विद्रोह से क्या परिणाम निकल कर के आया वो देखेंगे। दोस्तों, ये बक्सर विद्रोह है और हम लोग का देश में हुआ था बक्सर युद्ध। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों अलग है। ये जो बक्सर है ये बॉक्सिंग वाला बक्सर है। ठीक है, और जो बक्सर है हम लोग का वो बक्सर जिला है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीन जापान इतिहास का प्रश्न है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं प्रश्न के साथ। तो दोस्तों प्रश्न है बक्सर युद्ध के कारण, प्रारंभ, दमन और परिणामों का वर्णन करें। इसको आपको लिखना कैसे है? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? बक्सर विद्रोह चीनी जनता के उस असंतोष का नतीजा था जो दरअसल अफीम युद्ध के बाद से ही प्रारंभ हो गया था। यानी जो बक्सर युद्ध हुआ था वो एक प्रकार से कहा जाए तो अफीम युद्ध के बाद से ही जो वो लोग का जो असंतोष फैला हुआ था उसका ही नतीजा था। शोषण का एक लंबा चक्र जो उन्होंने देखा वह समय बीतने के साथ साथ बढ़ता गया। यानी जो शोषण का एक वो लोग लंबा समय चक्र देखा था वो समय के साथ साथ बढ़ता गया। हालांकि खुली द्वार की नीति या फिर 100 दिवसीय सुधार जैसे गतिविधियां समय समय पर देखने को मिलती रही और ऐसा लगा कि इससे चीन में सुधार होगा, चीनी जनता की स्थिति में परिवर्तन आएगा, मगर यह केवल एक छलावा था। यानी समय समय पर बहुत सारी नीतियां भी आई जो लगा कि चीनी जनता को इससे राहत मिलेगी, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक छलावा रहा। ठीक है, गतिविधियां समय समय पर देखने को मिली और ऐसा लगा कि चीन में सुधार होगा, चीनी जनता की स्थिति में परिवर्तन आएगी, मगर यह केवल एक छलावा बनकर रह गया। चीनियों का शोषण उसी प्रकार होता रहा। विदेशियों द्वारा चीनियों के लूट घसीट में कोई कमी नहीं आया। यानी विदेशियां क्या कर रहे थे? चीनियों को पूरा लूट घसीट रहे थे। यानी उनका जो जल जंगल जमीन सब हर प्रकार से विदेशी लूट रहे थे। ठीक है, इसका नतीजा एक उग्र विरोध के रूप में सामने आया। तो इसका बहुत दिन के बाद एक तो नतीजा निकलना ही था, तो उसका नतीजा बहुत जल्द सामने आया। अब बहुत सारी गुप्त समितियां बनने लगी जिन्होंने अपने स्तर पर इन विदेशियों को बाहर निकालने का बेड़ा उठाया। इसमें सबसे मजबूत दल के रूप में जो सामने आया उन्हें बक्सर दल या मुक्केबाजों का दल था। तो क्या था? जो शोषणकारी नीति विदेशियों द्वारा अपनाया जा रहा था चीनी व्यक्तियों के प्रति, वो धीरे धीरे बहुत ही बढ़ता जा रहा था। इसी के कारण उनके खिलाफ बहुत सारी गुप्त समितियां भी बन रही थी और उन्हीं गुप्त समितियां में एक सबसे मजबूत समिति कह सकते हैं जो बक्सर समिति था। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अभी हम लोग देखेंगे बक्सर विद्रोह के कारण। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों पहला पॉइंट देखिए क्या लिखना है। जिस प्रकार विदेशी शक्ति अपने अपने हितों के लिए चीन के विशाल प्रदेश को बंटवारा कर रही थी, उससे चीन में भयंकर विदेशियों के प्रति ज्वाला का प्रज्वलित होना स्वाभाविक था। यानी जिस प्रकार चीन में आकर के चीन का प्रदेश का बंटवारा विदेशी कर रहे थे, तो इससे एक भयंकर विद्रोह होना स्वाभाविक था, जिसने बाद में चलकर एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। वह चीनी बंटवारा को अपना
तो क्या था दोस्तों, जो चीनी लोग थे वो बंटवारा को अपना अपमान मानते थे, इसलिए अब उन्होंने किसी भी तरह से इन विदेशियों को निकालने की ठान ली। तो चीनी लोग क्या कर रहे थे, यहाँ आकर के उन लोगों का प्रदेश का बंटवारा कर रहे थे, जो चीनियों को बहुत बुरा लगता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, कसम खाई कि इनको विदेशियों को ही बाहर भगाकर ही हम लोग दम लेंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, रेलवे मार्ग निर्माण तथा खदानों में खोदे जाने की समस्या ने भी इस विद्रोह को होने में एक बड़ी भूमिका निभाई। यानी जो रेलवे मार्ग का निर्माण हो रहा था और खदानों की निरंतर खुदाई हो रही थी, ये भी विद्रोह का लिए एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया। चीनी सरकार ने 1898 ईस्वी में विदेशी राष्ट्रों की बढ़ती हुई प्रभुत्व को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। यानी 1898 में एक आदेश जारी किया कि अब इस हिसाब से विदेशी लोग काम करेगा। ठीक है, लेकिन वो लोग मानने वाला कहाँ था, वो लोग क्या क्या किया आगे हम लोग देखेंगे। जिसके अनुसार रेलवे मार्ग निर्माण की स्वीकृति में खानों की खोदने और उसके माल निकालने की अनुमति नहीं दी गई। यानी चीन सरकार ने आदेश दिया कि अब रेलवे जब बिछाया जाएगा तो हम लोग के ऑर्डर से बिछाया जाएगा और खदानों की खोदाई भी हम लोग के हिसाब से ही होगी। अब इसलिए सॉरी दोस्तों, मिस्टेक है। अब एक नवीन आदेश के द्वारा चीनी सरकार ने यह घोषणा की कि यदि विदेशी राज्य को कोई नया ठेका नहीं देना अनिवार्य हुआ, जिसमें आधा धन चीनियों को प्राप्त होगा। यानी क्या है, अगर कोई भी विदेशी राज्य को कोई काम मिलता है, मान लीजिए कोई भी चीन में अगर कोई भी विदेशी कंपनी को कोई चीन में काम मिलता है, तो उसका आधा लाभ चीनियों को प्राप्त होगा। ये ऐसा आदेश जारी किया था जो एकदम मानने वाला नहीं था, वो लोग प्राप्त होगा। और इस कार्य का प्रबंध भी चीनियों के हाथ में होगा, यानी देख रेख भी चीनियों के हाथ में होगा, ऐसा जारी किया था। किंतु इसका कुछ अधिक लाभ देखना नहीं मिला, मतलब इसका कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिला। उसके बाद तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। सरकारी असफलता के कारण आम चीनी जनता ने पश्चिमी देशों के प्रति आक्रोश निरंतरता बढ़ती चला जा रहा था। दूसरे ओर चीनी लोग अब जो भी पश्चिमी देशों की संपत्ति की क्षति पहुंचा जाती, यानी क्या है दोस्तों, जो सरकार का कुछ भी रवैया ठीक नहीं था, मतलब वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था जिससे चीन से विदेशी शक्ति बाहर जाए। ठीक है, क्योंकि वो खुद एक दुर्बल स्थिति में था। तो चीन का जनता भी जो बाहर से विदेशी आए थे, उनके प्रति वो लोग का रवैया ठीक नहीं था, है ना। तो चीन के नागरिक क्या करते थे, उनके संपत्ति को नष्ट कर देते थे। ठीक है, मतलब विदेशी एक्चुअल था तो वो लोग का ही, लेकिन उनका पर अधिकार किसका था, विदेशियों का था। अब कोई भी संपत्ति को अगर नष्ट कर देगा तो उसका भरपाई किससे करेगा, विदेशी शक्ति उनके सरकार से, यानी चीन के सरकार से। और चीन के सरकार किससे लेगा, गरीब लोग से लेगा, यानी टैक्स बढ़ाएगा, तो वही देखने को मिला। तो उसका क्षतिपूर्ति चीन सरकार को देनी पड़ती थी। और फिर सरकार इस अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए जनता पर और अधिक कर लगा देती थी। यानी अगर कोई सरकारी संपत्ति को खराब करेगा तो विदेशी शक्ति सरकार के ऊपर ब्लेम करता था, सरकार फिर जनता के ऊपर टैक्स के माध्यम से वसूल लेता था। ठीक है, इस प्रकार असंतोष में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। यानी इस तरह से क्या हो रहा था, बक्सर युद्ध का कारण तैयार हो रहा था। ठीक है, अब और देखते हैं कारण। ईसाई धर्म प्रचारकों चीनियों के धर्म और सामूहिक उत्सव में ना तो कोई सहयोग देते थे और ना ही उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। यानी जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे वो चीनियों के किसी भी धर्म समारोह में कोई भी प्रकार का
सहयोग ना देता था, ना ही उनको सम्मान की दृष्टि से देखता था, जिससे चीनियों को बहुत बुरा लगता था और वह अपने धर्म को अपमान मानते थे। क्या करता था वह? अपने धर्म का अपमान मानता था ये विदेशियों को। ठीक है, उसके बाद और कारण देखते हैं दोस्तों। चीन में अनेक देशभक्त किसी भी तरह से इन ईसाइयों को अपने देश से बाहर निकालना चाहते थे और इस कार्य के लिए लगातार ऐसी संस्थाएं स्थापित होती जा रही थी जो विदेशियों की कट्टर विरोधी था। यानी क्या था, चीन में जो भी देशभक्त हुए वो लोग क्या करना चाहते थे, ये जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे या फिर चर्च थे ना, इनको ख़त्म करके एकदम देश से भगाना चाहते थे। ठीक है, इसी में एक संस्था थी जिसका नाम था हुई हो छुआन, पवित्र एवं संगठित मुक्केबाज समाज। ठीक है, ये लोग भी वही थे जो यहाँ से ईसाई धर्म को ख़त्म करना चाहते थे और चीन को सिर्फ चीनियों के लिए रखना चाहते थे। ठीक है, इसे ही बक्सर संस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य नारा था विदेशियों का नाश करो। हालांकि इस संस्था प्रारंभ में मुंज शासन के विरोधी था। मतलब दोस्तों क्या था, पहले जो ये संस्था बना था, कौन सा, जो बक्सर संस्था, ये जो उनके जो मतलब राजा था उनके विरोध था। यानी मुंज जो शासक, वहाँ का राजवंश था मुंज। ठीक है ना, मुंज उनका राजवंश था, उनके जो शासक थे उनके विरोध में ये संस्था बनाया गया था। लेकिन बाद में देखा कि वो राजा तो दुर्बल होता जा रहा था, विदेशी शक्ति उन पर हावी हो रहे थे, तो उन्होंने अपना जो कार्य पद्धति था उसको चेंज करके अब सिर्फ और सिर्फ विदेशियों के ऊपर फोकस किया। ठीक है, मुंज शासन का अंत चाहती थी, परंतु बाद में मुंज शासन का विरोध छोड़ दिया और विदेशियों को निकालने के लिए कटिबद्ध हो गया। यानी अब उनका जो कार्य था वो चेंज कर लिया, अब उनको राजा से नहीं बल्कि विदेशियों से पहले निपटना था। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों बक्सर जो विद्रोह था वो प्रारंभ कैसे हुआ। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। बक्सर दल की शक्ति में तीव्र गति से वृद्धि होने लगी और उसे दूसरे दल का समर्थन प्राप्त होने लगी। यानी जो बक्सर दल था वो तीव्र गति से बढ़ रहा था। ठीक है, और दूसरा दल भी उनका समर्थन कर रहे थे। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह एक सम्मिलित प्रयास था, यानी सबका मिला जुला प्रयास था बक्सर विद्रोह। ठीक है, विद्रोह की शुरुआत 1899 ईस्वी में सातुंग प्रांत से हुआ। यानी ये एक प्रांत था, जगह था। इसी बीच चीन की महारानी तिजूसी यानी चीन का महारानी भी अब बक्सर युद्ध के जो ये थे सदस्य थे उनको साथ देते हैं, और चीनी पदाधिकारी यानी चीन के जो बड़े बड़े अधिकारी भी थे वो भी गुप्त तरीके से इन संस्था का सहायता कर रहे थे। चीनी पदाधिकारियों के प्रोत्साहन से विद्रोहियों ने रेलवे मार्ग को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। यानी पहले रेलवे कनेक्शन ही तोड़ दिया, चर्च को जलाने लगा था, यातायात के अन्य साधनों को भी क्षति पहुंचाने लगे थे। यानी बक्सर का जो विद्रोही थे वो ये काम करना शुरू कर दिया था। पहले क्या किया, जो रेलवे मार्ग था उसको नष्ट कर दिया, चर्च को जलाया, यातायात का साधन को एकदम पूरा ख़त्म कर दिया, और हर तरफ विदेशियों को घेरना शुरू कर दिया। यानी विदेशी जहाँ जहाँ हैं उनको घेरना और मारना शुरू कर दिया। उनके सर काटने वाले को पुरस्कृत किया जाने लगा। यानी अब उनको जो जो मारेगा उनको पुरस्कार दिया जाएगा। दूतावासों पर भी हमला प्रारंभ हो गए। संगठनों को चीनी सरकार का समर्थन, मतलब जो संगठन था उसको चीनी सरकार का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, सरकार ने भी विदेशी शक्तियों को 24 घंटे का समय दिया और कहा 24 घंटे के अंदर सभी देश से बाहर चले जाइए। इन लगातार आक्रमणों से विदेशी अत्यंत भयभीत हो गए और इसी बीच रानी तिजूसी ने खुलकर विदेशियों का विरोध सामने आई और
मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो चीनी जो शासन व्यवस्था था वो भी जो बक्सर विद्रोह के विद्रोही थे उनका साथ देने लगे। और इसी बीच जब देखा कि ये विद्रोही बहुत बड़ा मतलब पोजीशन पे आ गए थे कि ये लोग उनके चलते जो विदेशी थे वो भाग रहे थे, तो उन्होंने भी इनका पूरा साथ दिया और कहा कि 24 घंटे के अंदर जितने भी विदेशी है वो निकल करके बाहर चले जाइए, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, जो रानी था महारानी तेजस्वी, वो भी ये विद्रोही का साथ देने लगा, क्योंकि उनको विश्वास था कि ये लोग पूरा चीन को विदेशियों से मुक्त करा देगा, ठीक है। तेजस्वी ने खुलकर विदेशियों के विरुद्ध सामने आई, क्योंकि उसे विश्वास था कि बक्सर विद्रोही अपने उद्देश्यों में पूरी तरह से सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों इस तरह से प्रारंभ हुआ। अब दमन कैसे हुआ वो भी देख लेते हैं, ठीक है। बक्सर विद्रोह का दमन। हालांकि जिस तीव्र गति से बक्सर विद्रोह को सफलता प्राप्त हुई, ठीक उसी गति से अपने पतन भी हो गया। देखा जाए तो कारण कई थे, यानी जिस तीव्र गति से ये प्रारंभ हुआ उससे भी तीव्र गति से इसका पतन हो गया। कारण कई सारे थे, जिसका पहला कारण जो था वह था जनता में एकता का अभाव, यानी जनता उनका साथ नहीं दे रहे थे विद्रोही का। सिर्फ और सिर्फ जो उन सदस्य, उनका जो संस्था के सदस्य थे वो ही ज़्यादा एक्टिव थे, बाकी सब सोच रहे थे अरे वो लोग तो अपना अपना काम कर ही लेगा, हम लोग को क्या करने की ज़रूरत है, बस वही भावना सब में थी। इसलिए एकता का अभाव था, जिसके कारण विद्रोहियों को जन सहयोग नहीं मिल पाया था कि चीनी के विभिन्न पदाधिकारियों ने भी विद्रोहियों का साथ सहयोग करने के स्थान पर विदेशियों का। मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब ऐसा सिचुएशन आया कि जब विदेशी भाग रहे थे, ठीक है, तो उसमें बहुत देश के नागरिक थे, ब्रिटेन के थे, अमेरिका के थे, रूस के थे और भी कई देश के नागरिक थे। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा सेना चीन पर भेजा। जो जो देश के नागरिक भाग रहे थे उन देश के, ठीक है ना, उन देश के सेना चीन पे आ रहे थे। तो ये सब देख करके चीनी जो अधिकारी थे वो पूरी डर गए थे। उनको लगा कि अब पूरा चीन को ही तबाह कर देगा और साथ ही साथ हम लोग को भी तबाह कर देगा। इसलिए वो लोग क्या किया, अब जो बक्सर युद्ध के जो विद्रोही थे उनका साथ देने के बजाय ये लोग विदेशी का साथ देने लग गए थे, ठीक है। विदेशी के साथ दिया। मुंज शासक ने भी अवसरवादी सिद्ध हुआ। मतलब जो मुंज शासक थे, जो जिनका महारानी तेजस्वी उनका साथ दे रहे थे, वो भी अब चेंज हो गई खुद, ठीक है। बक्सर विद्रोह की हार को देखते हुए अपनी सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने विदेशियों का साथ देना प्रारंभ कर दिया। यानी अब देखा कि हम लोग का हार निश्चय है, इसलिए वो लोग भी विदेशियों का ही साथ देना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा, अब मतलब दमन इस तरह से हुआ। वो लोग आया, फिर ये लोग को पूरा मार के भगाया, पूरा एकदम पूरा शांत कर दिया, ठीक है ना, विद्रोह। उसके बाद परिणाम क्या निकल के आया, बक्सर विद्रोह का परिणाम। बक्सर विद्रोह असफल रहा। इस विद्रोह को विदेशी ताकत की मदद से कुचल दिया गया। यह विद्रोह चीन की भविष्य की राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ा। बक्सर विद्रोह के निम्नलिखित परिणाम हुआ। यानी क्या क्या परिणाम हुआ हम लोग पॉइंट वाइज में देखेंगे, ठीक है। चीन की जनहानि। विद्रोह की शुरुआत होते ही चीनी ईसाइयों के घर में लूटपाट की जाने लगी और बहुत से ईसाई धर्म प्रचारकों की हत्या कर दी गई। यानी जैसे ही ये हो गया था, मतलब ये जो विद्रोह था वो स्टार्ट हो गया, तो चीनी व्यक्ति क्या था, वो लोग सभी ईसाइयों के घर में घुस रहे थे और उनसे उनका धन को लूटपाट कर रहे थे और उनको मार भी रहे थे, ठीक है। धर्म प्रचारकों की हत्या कर दी गई। हालात बेकाबू हो जाने पर नतीजतन विदेशी सेनाओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। सेना ने विद्रोहियों को दमन करने के लिए कई गांव और नगरों को जला दिया। यानी जब देखा कि ये हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो उन्होंने बहुत सारे गांव और नगरों को ही जला दिया। बड़ी संख्या में लोग मार डाले गए। व्यापक जन माल की क्षति हुई। तो क्या हुआ, बहुत जन मारे गए,
संपत्ति की भी नुकसान हुआ। तो ये परिणाम निकल कर के आया। उसके बाद और देखते हैं, चीन में विदेशी ताकत का मजबूत होना। विद्रोह को कुचलने के बाद 7 सितंबर 1901 में चीन और पश्चिमी देशों के बीच एक संधि हुई है। मतलब जब ये तो होगा, विद्रोह जब खत्म होगा तो सरकार के साथ तो लोग संधि करेगा ही, ठीक है। तो इस संधि को बक्सर प्रोटोकॉल से भी जाना जाता है। तो क्या है, इस संधि को कहते हैं बक्सर प्रोटोकॉल। इस संधि के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में चीन को 45 करोड़ धन देना पड़ा। यानी चीन का भी बहुत सारा नुकसान हुआ, ऊपर से चीन को और 45 करोड़ रुपया धन देना पड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दूतावासों की सुरक्षा के लिए विदेशी सैनिकों को तैनात कर दिया गया। इसके अलावा बहुत से ऐसे फैसला लिए गए जिसके कारण चीनी सरकार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई और पूर्ण रूप से विदेशियों पर आश्रित हो गया। यानी क्या हुआ, जब देखा कि ये जो स्थिति है ये सरकार के द्वारा संभल ही नहीं रहा है, तो जो विदेशी थे वो अपना अपना दूतावासों का रक्षा के लिए, ठीक है, वो सैनिक को अपॉइंट कर दिया। यानी विदेशियों का सैनिक अब चीन में भी रहना शुरू कर दिया। तो अब तो मतलब एकदम यह नहीं होगा, विद्रोह नहीं हो सकता, क्योंकि विद्रोह होगा तो तुरंत कुचल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक परिणाम देखने को मिला। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा हम लोग चीन के लिए जो फायदेमंद ये हुआ, सिद्ध हुआ, वो क्या हुआ था, 1911 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गया। तो 1911 की क्रांति हुआ था वो किसके विरुद्ध हुआ था, चीनी व्यक्ति और जो वहाँ के जो राजा थे उनके साथ हुआ था, ठीक है। बक्सर विद्रोह भले ही असफल हो गया, लेकिन इसने 1911 ईस्वी की चीन की क्रांति को पृष्ठभूमि तैयार कर दी। बक्सर विद्रोह के बाद हुई संधि के बाद चीनी सरकार पूर्णतः विदेशियों पर निर्भर हो गया। यानी जो चीन का सरकार था वो विदेशियों के ऊपर निर्भर हो गया। अब कुछ भी वो लोग अपने आप से कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाते थे, वो सब के सब विदेशी के ऊपर आश्रित हो गए। तो इससे क्या हो गया, उससे ये पता चला कि हम लोग का जो सरकार है एकदम कठपुतली बन गया है। तो इससे अच्छा है कि सरकार को ही नष्ट कर दिया जाए। तो ये कब हुआ, 1911 में हुआ, ठीक है। इसी वजह से चीनी नागरिकों में असंतोष की भावना बढ़ती चली गई। चारों ओर सरकार की निंदा होने लगी। चीनी लोगों के मन में अब विदेशी ताकत के हाथों की कठपुतली बनी सरकार को उखाड़ फेंकने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। और इसके का परिणाम स्वरूप चीन में 1911 में क्रांति हुई। तो जब देखा कि इनके हाथों में कुछ है ही नहीं, जब पूरा का काम विदेशी ही करेगा तो ये सरकार का रह के क्या फ़ायदा है, इन सरकार को ही नष्ट कर दिया जाए। तो ये सब काम हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा, ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखेगा ना सब्सक्राइब, इसको क्लिक कर दीजिएगा। बस इसको क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये वाला बेल दिखाई देगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे क्या चाहता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।